हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम आरपीसी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनके अंदर जो राजस्थान जीके से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका कर रहे हैं हम सॉल्यूशन, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीसी का हो और चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा हो, आप सब विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आप इसका आंसर देंगे। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि लसाड़िया का विच्छेदित या फिर कटा फटा जो पठार है निम्न में से किस झील के पूर्व में स्थित है। यानी कि यहाँ पर एक पठार की बात हो रही है। पठार है आपके सामने, कौन सा? वो है लसाड़िया का पठार। कौन सा है? लसाड़िया का पठार। ये जो लसाड़िया का पठार है, ये वर्तमान के अंदर यदि हम देखते हैं तो कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सलुम्बर में। हम सब जानते हैं सलुम्बर किस जिले से अलग हुआ है, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। अच्छा, लसाड़िया का जो पठार है, इसकी खास बात है ये राज्य का, याद रखिएगा, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ या फिर कटा फटा पठार है, याद रखिएगा, कटा फटा पठार। तो यह है कहाँ पर, याद रखिएगा सलुम्बर, यानी कि याद रखिएगा पहले उदयपुर में, लेकिन वर्तमान नवीनतम जिला आ चुका है सलुम्बर। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सी झील के पूर्व में स्थित है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहला ऑप्शन है नक्की झील। नक्की झील आप सब जानते हैं शिरोई के अंदर है। फिर है आपके सामने, याद रखिएगा, नवल सागर झील जो कि आपके बूंदी में है। फिर है गेप सागर झील जो कि आपके डूंगरपुर में है। अब यहाँ से स्पष्ट पता लग रहा है कि लसाड़िया का जो पठार है वो वर्तमान सलुम्बर में है, पहले उदयपुर जिले का भाग था। लेकिन यहाँ पर ना तो शिरोई, ना बूंदी और ना डूंगरपुर, केवल एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है जयसमंद झील। ये जो जयसमंद झील है ये वर्तमान के अंदर, याद रखिएगा, कहाँ पर है, सलुम्बर में। ये पहले उदयपुर जिले का ही भाग था। तो कोई दिक्कत है नहीं, इस प्रश्न का जो आंसर पूछा गया तो याद रखिएगा जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा जो पठार है वो कौन सा है, लसाड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये तो था लसाड़िया का पठार। आप में से कौन से विद्यार्थी कमेंट करके इसका जरूर आंसर देंगे कि हमारे राजस्थान में एक बना हुआ है लसाड़िया बांध, लसाड़िया जो बांध है वो कहाँ पर है। इसका इंतजार रहेगा आप सब विद्यार्थियों से। इसका आंसर जो है वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला है आपके सामने। लीजिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर विचार करिए। क्या विचार करना है, उपयुक्त में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ये लीजिए, कौन कौन सी है, कितने सही हैं, ये नहीं, केवल इतना बताना है कि 4 जो नदियां दे रखी है उनमें से साबरमती की कितनी सहायक नदियां हैं। केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है और केवल 4। ये लीजिए, बदलता हुआ पैटर्न, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है ये। तो आप कहेंगे सर साबरमती नदी जो है इसकी सहायक नदियों से रिलेटेड बात हो रही है। तो साबरमती की सहायक नदियों की बात करते हैं तो देखिए, मानसी इसकी सहायक नदी है, वाक्कल इसकी सहायक नदी है, हतमती इसकी सहायक नदी है, सेई इसकी सहायक नदी है, मेशवा इसी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, वात्रई इसी की सहायक नदी है, या आप इसे कह सकते हैं वात्रक, ये भी इसी की सहायक नदी है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है, देखो वाक्कल साबरमती की सहायक है, हतमती इसी की सहायक है, सेई भी इसी की सहायक है। लेकिन जो अनास है, अब देखिए अनास आ गई है तो बनास भी देख लेते हैं। ये दो मुख्य रूप से है, एक तो अनास है
एक तो ये है कि अनास किसकी सहायक नदी है, एक है कि बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास तो आप कहेंगे सर चंबल की सहायक नदी है, और अनास जो है वो माही की सहायक नदी है। तो यहाँ पर बी, सी और डी यानी कि तीन ऐसी नदियां हैं जो केवल किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की। अब देखिए ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे आपके सामने चार कथन दे दिए और पूछ लिया निम्न में से कितने कथन सही हैं, दो, तीन, एक या कोई भी नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहां पर देखिए बात है आपके कृषि विभाग राजस्थान, और हम सब पढ़ते हैं कि कृषि विभाग जो राजस्थान है इसके अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियां हैं, 14 प्रकार की मृदा या मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें यदि एक दो नाम मैं आपको बताऊं तो देखो, जैसे आपको पूछा जाता है रेवेरिना, रेवेरिना, साइरोजैक्स, ये जो मिट्टियां हैं आपकी जिप्सीफेरस, ये किस जिले से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखा है कई बार। तो आप कहेंगे सर रेवेरिना और साइरोजैक्स जो है वो आपके गंगानगर से संबंधित है, जिप्सीफेरस जो है वो बीकानेर से संबंधित है। तो इसी प्रकार यहाँ पूछा जा रहा है कि कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा है। यहाँ पर बात जो है वो है उदयपुर और कोटा। तो आप कहेंगे सर उदयपुर और कोटे जिले की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए, गहरी मध्यम काली मृदा, नवीन भूरी मृदा, लाल लोमी मृदा या पर्वतीय मृदा। आप कहेंगे सर उदयपुर और कोटा जिले में अधिकांशतः कृषि विभाग जो राजस्थान है उसके अनुसार जो मिट्टी है वह है, याद रखिएगा, पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर क्या है, 4। अगला लीजिए, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लीजिए आपके सामने चार कथन दे दिए और पूछ रहा है उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं। ये भी एक अब आरपीसी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है ऐसा, और ये अभी ऐसे क्वेश्चन आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड में ही पूछेंगे कि कितने सही हैं। लीजिए पहला है कि सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो 896 किलोमीटर है। आप कहेंगे नहीं सर, हमारे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई हम देखते हैं तो वो है आपके 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 किलोमीटर है। तो ये तो गलत है। सबसे उत्तरी जो अक्षांश है वो आपके 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1078 किलोमीटर है। आप कहेंगे नहीं सर, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ वो है 1070 किलोमीटर, मतलब ये भी गलत है। तो फिर ए और सी सही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर केवल और केवल जो है दो कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इज ए करेक्ट आंसर। केवल कितने, केवल 2 सही है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। लीजिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, करिएगा। लीजिए देखिए एक तरफ आपके सामने 4 खनिज हैं, पन्ना है, लिग्नाइट है, रोक फास्फेट है और बेराइट्स है, और 4 सामने क्षेत्रों के नाम हैं। कपूरडी जालिपा है, राम कामुन्ना है, जहीर का खेड़ा है और गम गुर्रा है। तो आप कहेंगे सर कर दीजिए मिलान, करें। तो देखिए जो एक तरफ खनिज दे रखे हैं उनकी यदि हम बात करते हैं तो देखिए पन्ना, पन्ना का मिलान करेंगे आप 4 नंबर से, गम गुर्रा
कौन सा है? गमगुर्रा। लिग्नाइट से आप करेंगे कपूरडी जालिपा, याद रखिएगा कपूरडी जालिपा बाड़मेर के अंदर एरिया है। फिर है आपके सामने रोक फास्फेट, आप कहेंगे सर वो आप मिलान कर दीजिए राम का मुन्ना। बेराइट्स की बात करते हैं तो मिलान कर दीजिए जहीर का खेड़ा। कौन सा है? जहीर का खेड़ा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। आगे लीजिए, अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा पूछा जा रहा है आपसे, लीजिए पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 अनुसूचित जाति का लिंगानुपात पूछ रहा है यहाँ पर, और वो भी क्या बताना है? सर्वाधिक बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए अनुसूचित जाति का पूछ रहा है, जनजाति का नहीं, मतलब एससी का पूछ रहा है। तो याद रखिएगा एससी का जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर वो है 923। जबकि हमने पढ़ रखा है कि हमारे राजस्थान का जो लिंगानुपात है, मतलब वो ऐसे तुलना कर देता है कि राजस्थान के लिंगानुपात से कितना कम है अनुसूचित जाति का। तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928, जबकि अनुसूचित जाति जो है एससी उसका लिंगानुपात है 923, याद रखेंगे। इसमें आपको पूछ रहा है एससी में सर्वाधिक कहाँ है? तो एससी के अंदर सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह है आपके, याद रखिएगा राज संबंध का 982। जबकि न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं तो वो है न्यूनतम, याद रखिएगा धौलपुर का। एससी में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है और कितना है? याद रखिएगा 863 है, मात्र और मात्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 विशेष बातें, एससी का लिंगानुपात, सर्वाधिक और न्यूनतम। यहाँ पूछा है सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज करेक्ट आंसर, राजसमंद। ठीक है, याद रखें। अगला लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में छायांकित भाग थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर जो बात है, देखिए ये प्रश्न है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? पूछा आपसे ये जा रहा है कि यहाँ पर जो दिया गया मानचित्र है राजस्थान का, इसमें थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, क्योंकि जब हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कोपेन का वर्गीकरण, हम पढ़ते हैं टिवार्था का वर्गीकरण, हम पढ़ते हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? थॉर्नवेट की। और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वो आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर अच्छा बताना भी कौन सा है? केवल ये जो छायांकित है, ये देखिए लिख रखा छायांकित भाग, यहाँ पर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर लीजिए थॉर्नवेट द्वारा जो बताया गया राजस्थान का चारों प्रकार के जलवायु वर्गीकरण है वो हम सारे ही देख लेते हैं। देखो एक भाग यहाँ पर है, ठीक है, एक भाग जो है वो आपके यहाँ पर है और एक भाग ये बचा, 4 भाग हो गए, 1 2 3 और 4। देखिए यहाँ पर ये जो पहला भाग है ये तो है आपके ई ए डैश डी, ये है आपके डी ए डैश डब्ल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपके सी ए डैश डब्ल्यू। तो देखिए सी डी और ई भाई क्रम है, सी डी और ई, सी ए डैश डी ए डैश डब्ल्यू आपके, और ई ए डैश डी। ठीक है, तो सी ए डैश डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू, ई ए डैश डब्ल्यू, सी डी और ई, याद रखिएगा सी डी और ई। अब ये जो भाग है ये कौन सा है? आप कहेंगे सर ये भी डी का ही है, लेकिन कौन सा? बी डैश डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये जो छायांकित है ये कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर डी बी डैश डब्ल्यू। पूछा जाए थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु, तो यही है सबसे बड़ा, यहाँ पर देख लो सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण इसी प्रकार से आता है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज ए करेक्ट आंसर।
वेरी वे। और मेरे हिसाब से थॉर्नवेट वाला तो आपको याद भी हो गया है, सी डी और ई, सी ए डैश डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू, ई ए डैश डी, और यहाँ डी ए डैश डब्ल्यू है तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा डी बी डैश डब्ल्यू। ठीक, आगे अगला है, लीजिए ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे, बीकानेर नागौर पेंट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है। यानी कि पेट्रोल की बात कर रही है, और हम सब पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम जो बेसिन है वो राजस्थान में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 है। देखो, एक तो है जैसलमेर बेसिन, एक है जैसलमेर बेसिन, एक है आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक है आपके बीकानेर नागौर बेसिन, और एक है आपके विंध्य बेसिन। ये लीजिए, हमारे राजस्थान में टोटल 4 ही तो बेसिन हैं। अब इनमें से एक बेसिन का नाम देकर पूछा जा रहा है, जिसमें से कि बीकानेर जो नागौर बेसिन है उसमें कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से जिले हैं, देखो बीकानेर है, नागौर है, ठीक है, गंगानगर है, ठीक है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, चूरू है। तो कौन सा नहीं है? आप कहेंगे सर सीकर नहीं है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा जिला शामिल नहीं है? सीकर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप। क्लियर है ये? अगला देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। देखिए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में देखो, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो देखो, राजस्थान में जो लंबाई है इसकी वो तो है 373 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान के अंदर ये जो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो 373। अच्छा, कुल लंबाई की हम बात करेंगे तो वो है आपके 845 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखो, इसमें जो जो जिले आते हैं उसमें देखिए अलवर है, ठीक है, अलवर के बाद में फिर डीग है, डीग के बाद में फिर देखिए दौसा है, दौसा के बाद में फिर आप देखेंगे तो वो है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सा है, सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर के बाद में देखेंगे तो टोंक है, टोंक के बाद में आप देखेंगे तो बूंदी है, बूंदी के बाद में आप देखेंगे तो कौन सा है, कोटा है। भाई यही तो है। और कोटा के बाद में फिर आप देख लेना झालावाड़ भी है ये, ठीक है। कौन सा जिला है, याद रखिएगा झालावाड़ भी, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए भाई, चूरू है नहीं तो ये तो होगा नहीं, अजमेर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, अच्छा इधर पालीवाड़ा है ये भी नहीं होगा, भरतपुर, दौसा, कोटा और झालावाड़। आप कहेंगे सर मैंने यहाँ वर्तमान में डीग लिख दिया है, बाकी आप जानते हैं डीग पहले किसका भाग था, भरतपुर का ही तो भाग था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट। लीजिएगा अगला क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, यानी कि आपके सिलेबस में जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से रिलेटेड बहुत अच्छा और बेहतरीन से क्वेश्चनों में से एक है ये। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए जहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है, एक तरफ तो है स्थल और एक तरफ है संरचना और सामग्री। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर चारों स्थल दे रखे हैं और सामने जो है वो यहाँ से प्राप्त सामग्री दे रखी है आपके सामने।
और आपसे पूछा जा रहा है मिलान करना है। देखिए गोल मंदिर, हम सब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में चैत्य जो गोल मंदिर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, बेराट से। कहाँ से? बेराट से। मछली पकड़ने का कांटा हम सब पढ़ते हैं कहाँ से प्राप्त है, तो आप कहेंगे सर वो है गणेश्वर से। त्रिशूल खुदी हुई जो मुद्रा है वो कहाँ से, तो आप कहेंगे सर आहड़ से। और 6 छिद्रों वाली आपकी खोपड़ी, यानी कि बालक का एक कपाल खंड मिला था और उसी कपाल खंड में 6 छिद्र किए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। ये वन लाइनर भी आ जाए कि चैत्य गोल मंदिर कहाँ से मिला, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला, त्रिशूल खुदी हुई जो मुद्रा है वो कहाँ से मिली, और 6 छिद्रों वाली खोपड़ी कहाँ पर मिली। ठीक है। आहड़ आप सब जानते ही हैं, उदयपुर के अंदर है। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। बेराट जो है वो वर्तमान में कोटपुतली के अंदर है। गणेश्वर सीकर में है। ये कांतली नदी के किनारे, ये बाणगंगा नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे, और ये आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है जी। यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आप जब वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, और आपके सामने है अवनद वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। सुशीर का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। घन का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बन रखे होते हैं जिन पर आघात या चोट करने पर आवाज आती है। अवनद का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं जिन पर आघात या फिर चोट करने पर आवाज आती है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर वो है रावण हत्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि राजस्थान में निरंजनी जो संप्रदाय है के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, महाजी मांगलिया, मलिनाथ जी, पाबू जी। तो आप कहेंगे सर निरंजनी जो संप्रदाय है इसके जो संस्थापक हैं वो है आपके हरि सिंह सांकला। कौन है? हरि सिंह सांकला। आप कहेंगे सर हरि सिंह सांकला तो ऑप्शन में ही नहीं है। याद रखेंगे संत जो हरिदास जी है इन्हीं का वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांकला, याद रखिएगा। और ये हमारे आधुनिक युग के वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं। संत जो हरिदास जी है इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कापड़ोद गांव जो वर्तमान डीडवाना के अंदर। और आप सब जानते हैं कि डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, लेकिन ये पहले नागौर का ही भाग था। तो कापड़ोद गांव के अंदर इनका क्या हुआ है? जन्म। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गाडा गांव में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे लीजिए, पूछा जा रहा है आपको यहां से कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री, नीले मर्दभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? यानी कि बात हो रही है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग भरने की जो कला है उसे आप क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री। और आप सब जानते हैं कि ये जो ब्लू पोट्री है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन इसके जो जादूगर हैं, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ब्लू पोट्री के, वो कौन हैं? तो आप कहेंगे सर कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। इनको इसी ब्लू पोट्री के लिए याद रखिएगा 1974, कब? 1974 के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो पद्मश्री। 1974 के अंदर इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत, जिनका संबंध कौन से गांव से है? तो याद रखिएगा मऊ गांव, शिकर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? यानी ऐसे कौन से संत हैं जिनको राजस्थान का कबीर कहा गया है? लालदास जी है, जसनाथ जी है, दादू दयाल है, या धन्ना भगत है? आप कहेंगे सर राजस्थान का कबीर जिसे कहा जाता है वो है आपके संत दादू दयाल।
कौन है? संत दादू दयाल, याद रखेंगे। संत दादू दयाल जिनका जन्म जो है वो 1544 के अंदर, याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। कहां पर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, दादू दयाल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, लीजिए। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? देखिए, एक तो क्वेश्चन आया था पिछले पेपर के अंदर कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे मटके संतुलित अवस्था में रखकर नृत्य करती है, निम्न में से नृत्य की ये कौन सी शैली है? तो ये तो थी, हमने पढ़ा था भवाई, भवई या जिसे आप कहते हैं मटका नृत्य। यहां पर पूछा जा रहा है कि छिद्रित मटके पर दीपक रखकर जो नृत्य किया जाता है ये कौन सा है? तो ये है मारवाड़ का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा? जिसका नाम है, याद रखिएगा, गुड़ला नृत्य। कौन सा है? गुड़ला नृत्य। किसकी याद में? तो याद रखिएगा वो है आपके शातल देव। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। कई बार डायरेक्ट ही आ जाता है कि निम्न में से गुड़ला नृत्य का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा मारवाड़ से। ठीक है, चलिए आगे। अगला है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने कि लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? यानी कि ये जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी किस प्रकार का अपवाह तंत्र है? क्योंकि जब हम राजस्थान के अंदर नदियां या फिर अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक तो आपके अरब सागर का, एक आपके बंगाल की खाड़ी का, और एक है आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का। पूछा जा रहा है कि लूणी नदी जो है ये अंततः किस में जाकर गिरती है? तो देखिए, लूणी नदी जो है वो भाग है किसका? याद रखिएगा, अरब सागर का। किसका भाग है? अरब सागर का। आप कहेंगे सर अरब सागर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप ये भी तो पढ़ते हैं कि अरब सागर स्वयं 2 भागों में है। एक तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, कच्छ का रण, और एक जो भाग है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी। इसीलिए जब भी आप अरब सागरी अपवाह तंत्र नदियों को पढ़ते हैं तब आप ये जरूर पढ़ते हैं कि एक तो लूणी नदी जो है वो कच्छ के रण का भाग है, और एक पश्चिम बनास जो नदी है वो भी किसका भाग है? कच्छ के रण का। जबकि खंबात की खाड़ी का जो भाग है वो एक तो माही नदी है, और एक याद रखिएगा कौन सी है? साबरमती। तो ये चारों ही नदियां वैसे किसका भाग है? अरब सागर का, लेकिन लूणी और पश्चिम बनास याद रखेंगे कच्छ के रण का, और माही और साबरमती किसका है? खंबात की खाड़ी का। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप सब जानते ही हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर वह है जयपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए आगे। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जनजातीय जो समुदाय है उसमें प्रचलित एक लोक कला है। यहां पर कौन सी कला की बात आ रही है? लोक कला, जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए तौचा में काले रंग को डाला जाता है, उसे कहते हैं। यानी कि जनजातीय जो समूह हैं उसके अंदर एक लोक कला है कि ये जो शरीर तौचा है इसमें सुई के माध्यम से काला रंग डाला जाता है। वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द है ये टेटू, जिसे कहा गया है गोदना। शरीर पर चित्रांकन निम्न में से कौन सी लोक कला है? याद रखिएगा, गोदना, गोदना करवाना। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है।
डीडवाना झील है, जयसमंद झील है, सांबर झील है या कोलाई झील है? तो आप वैसे तो सभी जानते हैं कि डीडवाना झील डीडवाना में है। जयसमंद झील आपके वर्तमान के अंदर यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सलूम्बर है, बाकी सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। सांबर झील प्रमुख रूप से जयपुर है और कोलाई झील है आपके बीकानेर में। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी क्या है कृत्रिम झील, तो याद रखिएगा वो है आपके जयसमंद झील। ये जयसमंद झील वर्तमान सलूम्बर जिले में है, सलूम्बर उदयपुर से ही अलग हुआ है। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है आपके सामने अच्छा ये रहा, लीजिए अगला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना, देखिए जनगणना टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी। लगभग एग्जामों में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम दर्ज किया गया है? देखिए आप सब जानते हैं कि राजस्थान के लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। अच्छा, इसमें भी आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो फिर याद रखिएगा डूंगरपुर का। और आपको पूछा जाए न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कौन से जिले का है तो आप याद रखिएगा धौलपुर का। तो यहाँ पर सबसे कम ही पूछा गया है, वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर, धौलपुर। अगला है आपके सामने कि राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है भाई, और अभी लगातार बैक टू बैक 2-3 बार आ गया है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का जो हवा महल है वो है, याद रखिएगा, खेतड़ी महल। कौन सा है? खेतड़ी महल। और खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू में है, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। आप सब जानते हैं यहाँ पर लखनऊ जैसी भूल भुलैया भी है। लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध जो हवा महल है वो जयपुर वाला है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला है, 953 आप पढ़ते हैं खिड़कियां वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? भरथरी मेला है, बाणेश्वर मेला है, डिगी कल्याण जी है, शीतला माता। तो आप कहेंगे सर आदिवासियों का कुंभ। कई बार क्वेश्चन आया है। आदिवासियों का जो कुंभ है वो है आपके, याद रखिएगा, बणेश्वर धाम। और ये जो बणेश्वर धाम है ये आपके हैं नवाटापुरा, याद रखिएगा, डूंगरपुर। नवाटापुरा कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगरपुर। और यहाँ पर आपको विदित भी है कि एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम है? तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम जो है वो यहाँ पर क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। ठीक है, खंडित शिवलिंग है बणेश्वर धाम। यहाँ पर याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। बणेश्वर धाम की स्थापना जो है वो संत माऊ जी ने की थी, याद रखिएगा। और संत जो माऊ जी है वो हमारे राजस्थान में कल्कि के अवतार माने गए हैं, याद रखिएगा, संत माऊ जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, आदिवासियों का जो कुंभ है बणेश्वर धाम, यहाँ पर मेला कब भरता है? यहाँ पर मेला जो है वो कब भरता है?